नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर जो पहला लेवल है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से समरी ऑफ कैश है जिसमें बैंक कॉलम भी इंक्लूड कर दिया जाता है, या इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हम 11th क्लास में कैश बुक बनाते थे तो जितने भी रिसिप्ट होती थी उनको डेबिट साइड में लिखा जाता था और जितने भी पेमेंट्स होते थे उनको क्रेडिट साइड में लिखा जाता था। सेम यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि कैश बुक में आप जो दो अमाउंट के कॉलम बनाते थे, पेमेंट की तरफ भी और रिसिप्ट की तरफ भी, कैश और बैंक के नाम से, यहां पर कैश और बैंक के कॉलम को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बनाया जाएगा जिसमें आप कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड दोनों अमाउंट एक ही कॉलम के अंदर लिखने वाले हैं। जिस तरह से कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्वेश्चंस में गिवन होता था जिसको हम डेबिट साइड में सबसे ऊपर की तरफ लिखते थे एज ए बैलेंस बीडी की फॉर्म में, ओपनिंग बैलेंस जो कि कैश इन हैंड कैश के कॉलम में और कैश एट बैंक बैंक के कॉलम में लिखा जाता था। सेम डिट्टो ऐसे ही बैलेंस आपको यहां पर भी क्वेश्चंस के अंदर दिया जाएगा जिसको आप ऊपर लिखने वाले हैं बैलेंस बीडी की फॉर्म में। और इसके बाद जब आप ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख लेंगे देन आप यहां पर भी बैलेंस निकालेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की फॉर्म में, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा, बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रिसिप्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। सेम उसी तरीके से पेमेंट भी दो पार्ट में डिवाइड है, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। अब हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप दिमाग में रखिए कि अगर किसी भी रिसिप्ट की अगर हम बात करें, उस रिसिप्ट की वजह से अगर असेट्स डिक्रीज होती है या लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो समझ लीजिएगा कि वो कैपिटल रिसिप्ट है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस ट्रांजैक्शंस में तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए आपने बिल्डिंग सेल की तो बिल्डिंग सेल करने से क्या होगा कि पैसा तो आएगा आपके पास लेकिन असेट्स डिक्रीज करेगी तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। वहीं अगर आपने लोन बोरो कर लिया बैंक से, लोन जैसे ही आपने बोरो किया तो पैसा तो आया, रिसिप्ट तो हुआ, लेकिन लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई आपकी, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। मान लीजिए आपको कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला कहीं से, या डिविडेंड मिला, या रेंट मिला, तो ये वो रिसिप्ट हैं आपकी जिनकी वजह से ना तो असेट्स डिक्रीज हो रही है और ना ही कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस टाइप की जो रिसिप्ट हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगी। सेम डिट्टो पेमेंट के केस में भी कुछ इसी टाइप का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगर हम कोई भी पेमेंट करते हैं और उस पेमेंट की वजह से असेट्स इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, तो बिल्डिंग परचेज की तो मेरे पास से पेमेंट हुआ, लेकिन क्या इंक्रीज हुआ, बिल्डिंग आई मेरे पास, तो वो एक असेट्स को इंक्रीज कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कैपिटल पेमेंट होगा। वहीं अगर मैं सपोज टू लोन को रीपे कर देता हूं, जो मैंने बैंक से लोन उठाया था उसको रीपे कर दिया, तो रीपे करने से मेरे पास पेमेंट तो हुआ लेकिन किसको कम कर रहा है, ये लाइबिलिटी को कम कर रहा है, तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये भी कैपिटल पेमेंट है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटल नहीं होती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट तो समझ लीजिएगा कि वो आपका रेवेन्यू पेमेंट है। मान लीजिए आपने सैलरी पे की, जब आप एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं तो ना तो आपकी असेट्स बढ़ती है और ना ही लाइबिलिटी डिक्रीज करती है, तो उस केस में ये आपका रेवेन्यू पेमेंट होगा। बट अगर आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को सेटल करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये आपका कैपिटल पेमेंट होगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने आप में लाइबिलिटी होती है और जब आप इसको पे करेंगे तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, तो ये आपका जो है कैपिटल पेमेंट कहलाएगा इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू पेमेंट। तो फाइनली अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसको कैश बुक की तरह बनाते हैं, बस इसमें भी ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं जिसको बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे, कैश और बैंक की फॉर्म में। हाँ, अगर गलती से जो बैंक का बैलेंस है अगर वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैश का कभी भी बैलेंस ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो वो केवल बैंक का बैलेंस ही हो सकता है, इसलिए ओवरड्राफ्ट के केस में उसको हम क्रेडिट की तरफ जरूर लिख सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे आपका एडवांस में ही बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप सेल करते हैं किसी भी तरीके के पीरियोडिकल्स को जिसमें मैगजीन, जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन वहीं अगर आप बुक सेल करते हैं तो वो जो रिसिप्ट आपको मिलेगी वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी, क्योंकि बुक जो है वो असेट्स का एग्जाम्पल है। क्योंकि न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये जो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं पीरियोडिकल्स के तौर पे, ये कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद या दिन के बाद इनका यूजलेस हो जाती हैं, लेकिन बुक हमारी यूजलेस नहीं होती हैं। इनको हम कई सालों तक यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर अपने लाइब्रेरियन को देखते हैं तो आपका लाइब्रेरियन जब साल खत्म होता है तो जो भी बुक्स स्टॉक में है उसके पास, उनको वो कैरी करता है अगले साल के लिए, ना कि उनको स्क्रैप में डालता है। तो ऐसे ही हम लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में भी बात कर सकते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आप किसी से ले लेते हैं
तो वो एक तरीके का कैपिटल रिसिप्ट होगा, क्योंकि ये अब आपका ऑब्लिगेशन हो गया कि होल लाइफ जब तक वो एग्जिस्ट करेगा आप उसको, जो भी आपकी सोसाइटी या आपका एनपीओ का सर्विसेज हैं वो उसको अवेलेबल कराते रहेंगे। तो ये एक तरीके का ऑब्लिगेशन है, इसलिए इसमें लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इसलिए यहां पर इसको हम कैपिटल रिसिप्ट में ही काउंट करने वाले हैं। पेमेंट अकाउंट के अंदर दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो बेसिस है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो 2021 में सपोज करो आपको रेंट रिसीव्ड हुआ, तो आप कंप्लीट रेंट अपना रिसीविंग के अंदर दिखाएंगे, चाहे उसमें कुछ अमाउंट अगले साल से रिलेटेड हो या पिछले साल से रिलेटेड हो, ये मैटर नहीं करता। इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को कंसीडर नहीं किया जाता। इसमें केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये देखा जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर ईयर में कितना पैसा अगेंस्ट किसी पर्टिकुलर रिसीविंग के मिला है। जैसे हम यहाँ पे रेंट के तौर पे देखते हैं हमें 1 लाख रुपीज मिला। तो कुछ इलस्ट्रेशंस भी हम फटाफट समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है जिनकी हेल्प से हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है फॉर द फ्रेंड क्लब, जो कि 31 मार्च 2020 को बनाना है हमें। तो हमें यहाँ केवल ये देखना है कि ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है कैश और बैंक का। उसके बाद हम जितनी भी रिसिप्ट हैं उसको डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, और जितने भी पेमेंट हैं उनको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2019 को है 44,000, तो हमने इधर लिख दिया इसको रिसिप्ट में एज ए ओपनिंग बैलेंस। फिर सब्सक्रिप्शन क्योंकि इनकम है तो ये भी हमारा रिसिप्ट होगा 3,76,000 इधर लिखा गया। डोनेशन भी इधर लिखा जाएगा, एंट्रेंस फीस भी इधर लिखा जाएगा। रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल 52,500 उसको भी रिसिप्ट में लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट है तो पेमेंट की तरफ, टैक्सेस पेमेंट की तरफ, सैलरी एंड वेजेस पेमेंट की तरफ, ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी ये भी पेमेंट की तरफ आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये रिसिप्ट है तो ये आपका रिसिप्ट की तरफ आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी इधर आएगा पेमेंट की तरफ। पेटी एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस पेमेंट की तरफ आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम भी इधर ही आएगा। तो इसके बाद हम दोनों तरफ का टोटल करते हैं तो ऑब्वियसली कैश का टोटल ज्यादा आएगा रिसिप्ट की तरफ, और इसको हम इधर भी लिखेंगे। तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम कैश इन हैंड के नाम से ही दिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बैंक का कॉलम हम बैलेंस इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं। साथ में अगर हम सेकंड इलस्ट्रेशंस की बात करें यहाँ पर, तो सेकंड इलस्ट्रेशंस में भी कुछ इसी तरीके की सिमिलर कंडीशंस गिवन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपको यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो ओल्ड मैन रिक्रिएशनल क्लब के लिए हमें बनाना है ये। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं, इसको हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में डालना है। तो जैसे कि ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो ओपनिंग बैलेंस सबसे ऊपर लिखा जाता है। यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमने लिख दिया बैलेंस बीडी कैश इन हैंड कैश एट बैंक, दोनों अमाउंट लिख के इनर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अब ये मैटर नहीं करता। जैसे आप बना रहे हो 2020 का, तो 2020 का सब्सक्रिप्शन है 1,21,600 की, केवल हम इसी को लिखेंगे। इसके अगले साल का और पिछले साल का जो भी सब्सक्रिप्शन आपने यहाँ पे रिसीव किया है इस पर्टिकुलर करंट ईयर में, वो सब अमाउंट आप यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का और अगले साल का और करंट ईयर का तीनों का टोटल करके 1,33,800 यहाँ पे लिखा है। देन इसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये भी इधर आएगा रिसिप्ट में। डोनेशन फॉर मैच ये भी इधर आएगा। मैच एक्सपेंसेस पेमेंट है तो पेमेंट की तरफ लिखेंगे। सैलरी पेमेंट की तरफ, रेंट पेड पेमेंट की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेमेंट की तरफ, बुक परचेज्ड पेमेंट की तरफ। 10% इन्वेस्टमेंट जो कि आपने किया 30,000, ये इन्वेस्टमेंट आपका किया गया 1 सितंबर 2019 को। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी पेमेंट की तरफ ही आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट जो आपको मिलेगा वो आपने इनकम की तरफ रिसिप्ट की तरफ दिखा दिया। देन इसके बाद एंट्रेंस फीस भी आपको रिसिप्ट की तरफ दिखानी है। क्लोजिंग बैलेंस जब आप निकालेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे जो निकलेगा ये दोनों का निकलेगा, कैश और बैंक। अब जब आप यहाँ पे टोटल कर लेते हैं तो ये टोटल आ गया आपका 2,93,550, सेम अमाउंट आपने इधर लिखा। लिखने के बाद अब जो बैलेंस निकलेगा इस टोटल में से ये वाला टोटल जब आप माइनस करेंगे पेमेंट का तो आपका बैलेंस निकलने वाला है 1,49,550। लेकिन अब इस बैलेंस को दो पार्ट में डिवाइड करना है, कैश और बैंक। तो कैश के फॉर्म में जब आप देखते हैं तो यहां पे ऑलरेडी कैश का बैलेंस गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। कैश का बैलेंस दिया हुआ है यहां पर 25,600। तो अब जो भी बैलेंस निकलेगा जो कि 1,49,550 है, इसमें केवल कैश का अमाउंट है 25,600 जो कि हमने यहां से उठाया, और बाकी का जो डिफरेंस है वो किसका बैलेंस होगा, वो होगा बैंक का बैलेंस। तो कैश एट बैंक के नाम से वो आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम ओवरऑल यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, कैश बुक की तरह बनता है, और क्या इसमें जो रिसिप्ट हैं, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट हो या पेमेंट हैं, उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके हम प्रॉपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं।
थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर एक साथ इस पूरे कोर्स को कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली डे बाय डे सॉल्व करते चले जाएं।